रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस के इस लेसन में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके साथ कुछ और टर्म भी जो रिग्रेशन में यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल SST, SSE, SSR क्या है और क्यों यूज़ की जाती है। टॉपिक को एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, तो आमतौर पे होटल में जब भी खाना खाया जाता है तो उसके साथ, खाने के बिल के साथ समटाइम्स टिप भी ऑफर की जाती है। तो ये टिप और जो टोटल बिल अमाउंट होती है, क्या इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप होता है या नहीं होता, तो इसको आप चेक करना चाह रहे हैं। तो आप एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं कि जिससे बिल की अमाउंट देखकर आप उसकी टिप को प्रेडिक्ट कर सकें। तो इसके लिए आप एक दिन जाके एक रेस्टोरेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करके आप ले आए और आपने 6 डिफरेंट मील्स का डाटा कलेक्ट किया और उसमें दी गई टिप। जब आपने डाटा को एवेलुएट किया तो पता चला कि आप सिर्फ टिप की अमाउंट नोट कर ली है, जबकि इसके साथ एक्चुअल बिल की अमाउंट नहीं नोट कर सके। तो फिलहाल यही आपके पास बेस्ट डाटा है, आपने इसी को यूज करने का सोचा। फर्स्ट मील टिप मिली $5, सेकंड मील टिप मिली $17 एंड थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो इस डाटा को देखते हुए जिसमें सिर्फ हमारे पास टिप अमाउंट है या एक वेरिएबल है, तो इससे हम फ्यूचर के बारे में क्या कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम एक ग्राफ की मदद से विजुलाइज करते हैं। तो हमेशा जब भी आपके पास डाटा हो, अगर हम उसको विजुलाइज कर सकें तो वो उसके इम्पैक्ट को ज़्यादा अच्छा शो करता है। तो ये हमारे पास डाटा है जो अभी हमने कलेक्ट किया। ये एक्स एक्सिस है, इस पे हमने मील ले लिया, मील 1, मील 2, मील 3 अप टू 7, और यहाँ पर टिप अमाउंट को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये फर्स्ट मील का डाटा लेते हैं। तो फर्स्ट मील पे टिप जो अमाउंट रिसीव हुई वो $5। सेकंड पे टिप जो रिसीव हुई $17। इसी तरह थर्ड के लिए 11 एंड 4, 5th और 6th के लिए भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि अगर इस डाटा को लेते हुए हम किसी अगले डाटा के लिए कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल 7th मील के लिए आपसे पूछा जाए कि 7th मील में टिप अमाउंट क्या होगी, तो इस डाटा को देखते हुए या इस डाटा को यूज करते हुए क्या आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है कि यस, नेक्स्ट जो इसकी बेस्ट प्रेडिक्शन हो सकती है वो $10 है। $10 क्यों है कि इन तमाम वैल्यूज की हमने एवरेज ली और उस एवरेज को एज ए प्रेडिक्शन वैल्यू हमने यूज किया। इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास y बार की वैल्यू आ जाएगी 10। ये देखिए यहाँ से 8, ये 12 और ये 10, तो इसको मैंने इस लाइन से, इसका मतलब ये है कि 7th मील के बारे में अगर हम कोई बेस्ट प्रेडिक्शन करना चाहें तो ये होगी कि वो हम उस डाटा की एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पर जो आपने बात नोट करनी है वो ये है, with only one variable and no other information,
The best prediction for the next measurement is mean of the sample data. कि अगर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो और उसको यूज करते हुए हमने उसकी किसी नेक्स्ट वैल्यू की प्रिडिक्शन करनी हो, तो वो बेस्ट प्रिडिक्शन उन तमाम वैल्यूज का मीन होगा. The variability in the tip amounts can only be explained by the tip themselves. ये देखें, ये जितनी भी टिप अमाउंट है इनमें वेरिएशन है. तो ये वेरिएशन क्यों है और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ जो टिप अमाउंट है वो खुद ही एक्सप्लेन कर सकती है कि ये वेरिएशन क्यों है. तो उसी वेरिएशन को यूज करते हुए इसकी बेस्ट प्रिडिक्शन जो है वो हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू. अगर इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है, इसको मैं बेस्ट फिट लाइन भी कह सकता हूं कि इस केस में इस डाटा के लिहाज से ये वाली जो लाइन है या ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है. तो ये आपने की पॉइंट याद रखना. लेकिन आपने नोट किया कि ये वैल्यूज जो ओरिजिनल वैल्यूज थी ये और ये आपस में डिफरेंट है. तो इस वैल्यू से अगर ऑब्जर्व वैल्यू का डिस्टेंस निकाला जाए तो ये -5. ये सेकंड वैल्यू का देखें, ये एवरेज वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू का जो एक्चुअल अमाउंट थी उसका डिफरेंस निकाला जाए तो ये 7. इसी तरह इसका 1, ये फोर्थ वैल्यू उसका -2, फिफ्थ वैल्यू का 5 और इसका. तो इन वैल्यूज का एक स्पेशल नाम भी है. इनको क्या कहते हैं? रेजिड्यूल्स. या रेजिड्यूल्स के साथ और इसको क्या कहते हैं? इसको हम एरर्स भी कहते हैं. ये ऊपर वाली वैल्यूज को अगर हम एडअप कर लें तो ये हमारे पास आएगा 12. और ये नीचे वाली वैल्यूज हैं -5, -2 एंड -5. इनको अगर हम एडअप कर लें तो ये हमारे पास -12 आएगा. तो यहां से एक और बात हमें पता चल गई कि एवरेज लाइन से एक साइड का जो डिस्टेंस है उन तमाम वैल्यूज को एडअप कर लें और उस लाइन से दूसरी तरफ जो वैल्यूज हैं इनका डिस्टेंस जो है वो एडअप कर लें तो ये दोनों सेम आएंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे. नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये वही रेजिड्यूल्स मैंने यहाँ पे इस कॉलम में लिख दिए. नेक्स्ट हमने इन रेजिड्यूल्स को क्या किया? स्क्वायर कर दिया. तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25. 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49. एंड ये नेक्स्ट वैल्यूज का. ये मैंने स्क्वायर क्यों किया जी? तो फर्स्ट इसकी रीजन ये है कि इनको मैं पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूं. ये देखें, ये जब स्क्वायर किया तो उसकी खूबी ये होती है कि -5 कन्वर्ट हो गया +25 में, 7 +49 में. इसी तरह ये बाकी वैल्यूज भी
इन वैल्यूज में कन्वर्ट होगी और इनका साइन जो है डिफरेंट होगा। सेकंड ये है कि स्क्वायर करने से वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल -2 को जब मैंने स्क्वायर किया तो ये उसकी रेजिड्यूल या डेविएशन को शो कर रहा है। इसको जब मैंने स्क्वायर किया तो ये टर्म आ गई 4, लेकिन जब मैं 5 को किया तो ये वैल्यू बन गई 25। तो यहाँ पे देखें 4 और 5 में इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, 3 का डिफरेंस है, लेकिन 4 और 25 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो स्क्वायर करने का एक पर्पस ये होता है कि उसको पॉजिटिव कर दिया जाए, दूसरा पर्पस ये होता है कि जो लार्ज डेविएशंस हैं, जो बड़ी डेविएशंस हैं, वो और ज़्यादा एम्फेसाइज हो जाती हैं और ज़्यादा बड़ी होके वाज़ह तौर पे नज़र आती हैं। यही टेक्निक हमने बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं या वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं किसी वेरिएबल का, उसमें भी यही टेक्निक यूज़ करते हैं। इसकी एक और रीज़न भी है कि अगर ये रेजिड्यूल्स को आप ऐड अप करें, इसको आप यहाँ पे सम करें तो ये 0 वैल्यूज आती। तो 0 आने की वजह से हम इस पे कोई फर्दर कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन नहीं कर सकते। तो इस वीक पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वेयरिंग की तरफ आ जाते हैं। इन सारों का सम कर लें। तो ये क्या बन गया, सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स। कि हमारे पास एरर्स थी, उनको हमने स्क्वेयर कर लिया और उसका सम लिया। तो ये टोटल अमाउंट कितनी बन गई हमारे पास, 120। इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ये वही -5, तो ये स्क्वेयर को मैंने इस बॉक्स में शो कर दिया, तो ये 25 अमाउंट, ये 49, तो ये एक स्क्वेयर बन गया। इसी तरह ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये सेकंड लास्ट और लास्ट वैल्यू। तो इससे आपको आइडिया हुआ कि ग्राफ पे अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें, इसका इम्पैक्ट देखना चाहें, तो ये कैसा नजर आएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। इन तमाम वैल्यूज को यहाँ अगर आप एडअप करके देखें तो ये 120 बना, और ये विजुअल में देखने से आपको अंदाज़ा भी हो रहा है कि ये स्क्वेयर्स का जो एरर्स है वो अगर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो कैसी लुक देता है। फर्दर जब हम जाएंगे तो ये वाली शेप दोबारा भी हम यूज करेंगे। The goal of simple linear regression is to create a linear model that minimizes the sum of squares of residue SSE। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का क्रिएट करने का, बनाने का पर्पस ये है कि वो एक ऐसा मॉडल दे एक जो इस वाली वैल्यू को, जिसे हमने क्या कहा SSE, इसको रिड्यूस कर दे या इसको मिनिमाइज कर दे। इफ आवर रिग्रेशन मॉडल इज सिग्निफिकेंट, अगर हमारा मॉडल सही है, सिग्निफिकेंट है, इट विल ईट अप मच ऑफ द रॉ SSE we had when we assumed, like this problem, that the independent variable did not even exist। अगर हमारा रिग्रेशन मॉडल सिग्निफिकेंट है, बेहतर है, तो वो क्या करेगा, इस वाले फैक्टर को SSE को रिड्यूस कर देगा।
इसको इसमें से काफ़ी अमाउंट खा जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगी। और रिग्रेशन लाइन जब भी हम फिट करें उसको ऐसा ही करना चाहिए कि वो उसको हम बेस्ट फिट लाइन उसी वक्त कहेंगे कि अगर वो इस एसएसई को, जो कि उस सूरत में आई है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। ये जो हमारे पास एसएसई आई है ये सिंगल वेरिएबल की वजह से, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टिप अमाउंट थी और कोई डाटा नहीं था। लेकिन रिग्रेशन में आपको पता है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं। 2 वेरिएबल्स को यूज करने के बाद उस दूसरे वेरिएबल का इफेक्ट क्या आएगा कि उसको इस एरर्स के सम ऑफ स्क्वायर्स को रिड्यूस करना चाहिए। अगर तो वो ये कर सकता है या करता है तो वो वाकई एक अच्छा मॉडल है, और अगर नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे किसी काम का नहीं है। और रिग्रेशन में हम देखेंगे कि वो हमेशा ऐसा करता है या उसको करना चाहिए। किस रिग्रेशन को हम गुड फिट कहेंगे? When conducting simple linear regression with 2 variables, we will determine how good that line fits the data by comparing it to this type, where we are pretending the second variable does not even exist. ये की पॉइंट आपने याद रखना है कि रिग्रेशन को जब हम फिट करते हैं फिर हम उसको कंपेयर करते हैं, तो बेसिकली वो कंपैरिजन इस शेप से या इस पैटर्न से हो रहा होता है जिसमें हम एज्यूम ये कर रहे होते हैं कि हमारे पास दूसरा वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल है। उसकी वजह से हमारे पास SSE की अमाउंट आ रही है। लेकिन अगर हम दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें उसके रिलेशनशिप की वजह से वो इन वेरिएशन को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर दे, तो हमारे पास ये जो वेरिएशंस हैं जो अननोन है, जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, ये कम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेज आके आपने डाटा दोबारा कलेक्ट किया और वो जो बिल थे, जो टिप अमाउंट आपने नोट की थी, उनके साथ जो एक्चुअल बिल थे वो अमाउंट भी आपने नोट कर ली। तो टोटल बिल 34 था, उसकी टिप 5 थी। टोटल बिल 108 था और टिप अमाउंट 17 थी। टोटल बिल 64 था और उसकी टिप अमाउंट 11 एंड सो ऑन। तो ये 6 मील्स के लिए आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब हम कितने वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं? 2 वेरिएबल्स के साथ। अब हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, तो क्या दूसरा वेरिएबल हमारे किसी काम का है या नहीं। इसमें हम टिप अमाउंट को डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और टोटल बिल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसकी रीज़न क्या है कि नॉर्मली हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर खाने का बिल ज़्यादा होगा तो उस पर आमतौर पर टिप भी ज़्यादा दी जाती है, और अगर बिल कम हो तो उस पर जो टिप अमाउंट दी जाती है वो भी आमतौर पर कम दी जाती है। तो बेसिकली टिप अमाउंट डिपेंड करती है एक्चुअल बिल कितना है। ये क्लियर हो गया आपको? इसका स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं। नीचे हमने बिल अमाउंट रख ली और इसको एक प्रॉपर स्केल के जरिए हमने सेट किया। 20, 40, 60 और 120 तक ले गए और यहाँ पर टिप अमाउंट। तो इसको हम आमतौर पर पाई वेरिएबल कहते हैं
और इसको हम x भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाला हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। 34 अमाउंट के लिए हमारे पास जो टिप आई वो 5, और इसी तरह ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट। इस डाटा को देखते हुए ये हमने डाटा प्लॉट किया है, तो क्या आपको कोई लाइन का पैटर्न नजर आ रहा है इसमें से? क्या ख्याल है जी? ये लाइन इसमें से ड्रॉ की जा सकती है, बिल्कुल। और ये वाली लाइन ये भी ड्रॉ की जा सकती है। और इस लाइन के बारे में क्या ख्याल है? तो ये वाली लाइन भी इसमें से ड्रॉ की जा सकती है। तो इस लाइन से हमें ये शो हो रहा है कि जो रिलेशनशिप है ये लीनियर है लाइन की फॉर्म में। एक और अहम पॉइंट देखते हैं कि सेंटर ऑफ द डाटा वो क्या। ये बिल अमाउंट है, इसका हमने टोटल किया, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड किया, तो ये x बार हमारे पास आ गया 74। ये हमारे पास टिप अमाउंट है, इसकी एवरेज निकाली, पहले भी हम निकाल चुके हैं। तो y बार ये हमारे पास कितना आ गया 10। तो ये x वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं, तो x बार 74, तो ये 74 यहाँ पे इसको हम ऊपर लेके गए और इधर से y बार 10, तो 10 की वैल्यूज यहाँ पे ले गए। तो जहां पे ये पॉइंट मीट किया, क्रॉस बना हुआ है ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये बेसिकली पॉइंट हमारे पास है x बार y बार, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द डाटा, या क्या कहते हैं सेंट्रॉइड। तो ये मैंने आपको क्यों शो किया, इसकी खास वजह है वो ये है कि बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन हमेशा सेंट्रॉइड में से गुजरेगी। रिग्रेशन लाइन डाटा के सेंटर से हमेशा गुजरेगी और उसको गुजरना चाहिए। अगर वो नहीं गुजरे तो इसका मतलब ये है कि वो रिग्रेशन लाइन सही नहीं है, हमने कोई उसमें गलती की है। तो रिग्रेशन लाइन हमारे पास ये है y hat I is equal to a plus bx। इसमें से आपको पता है कि a हमारे पास अननोन होता है और b की वैल्यू भी अननोन होती है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये b का फार्मूला है, इस फार्मूले में पिछले टेबल को सॉल्व करते हुए वैल्यूज पुट करते हैं, ऊपर नीचे वैल्यूज, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह a का ये फार्मूला है, ये हम पहले कर चुके हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई ये माइनस 0.8188, और जब हमने b को सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1462। ये वाली इक्वेशन जो ओरिजिनल फॉर्म में थी इस डाटा के लिए वो इस फॉर्म में आ गई। इसकी इन स्टेप्स की मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लिप आप देख चुके हैं उनमें हमने ये कैलकुलेशन कर ली। तो यहाँ पे बताने का पर्पज ये है कि इस डाटा के लिए y hat और उसकी जो इक्वेशन बनी वो हमारे पास ये आ गई। ये जो रिग्रेशन लाइन बनी है इसको हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। ये वही डाटा है,
और ये रिग्रेशन लाइन आपको पता है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है, तो इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, बी, और बी को हम क्या कहते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन या डाटा की स्लोप। इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी $1 द बिल अमाउंट x इंक्रीजेस। अगर x में $1 इजाफा हो, ये 1 यूनिट का इजाफा हो, तो टिप में कितना इजाफा होगा, 0.1462। We would expect the tip amount to increase by 0.1462, या इसको 15 सेंट भी कहते हैं, बिल्कुल करीब है 15 के, तो इसको 15 सेंट या 15 पैसा। और ये हमारे पास ए होता है, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। ये कहता है if the bill amount is 0 then the expected predicted tip amount is -0.8188 or -82 cents। अगर यहाँ पर बिल की कोई अमाउंट ही नहीं है, वो जीरो है, तो ये फैक्टर तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। पीछे हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू रह जाएगी। अगर कोई बिल ना हो, खाने का कोई बिल ना हो, तो फिर टिप जो बनती है वो ये बनती है। इसमें आपने जो खास बात नोट करनी है कि एग्जाम्पल और डाटा के मुताबिक वाई इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। यानी समटाइम्स तो ये हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और सम केसेस में ऐसा भी होता है कि ये कोई हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो इस एग्जांपल में देखें तो ये हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास वाई इक्वेशन आ गई, और उसमें से हमने देख लिया कि ए फैक्टर और बी फैक्टर क्या था और उनका क्या इम्पैक्ट बन रहा। ये जो हमने सबसे पहले लाइन ली थी जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल था, with only dependent variable, the only sum of the square is due to error। तो ये हम पीछे निकाल चुके हैं SSE 120। अच्छा, अब ये देखें, ये जो एरर था ये टोटल का टोटल एरर है, और ये सिर्फ इस एरर की वजह से है। तो दूसरी एक टर्म होती है, उसको हम कहते हैं SST। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, SST। ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, SST। तो इस केस में देखें कि टोटल वेरिएशन या एरर की वेरिएशन, ये दोनों बेसिकली सेम है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक है। इसको अगर हम कंपेयर करें राइट साइड वाले इस ग्राफ से, जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे जो हमने रिग्रेशन से निकाले थे, उसमें ये एरर था और ये उसका स्क्वायर है। तो इसमें SST देखें 120,
और SSE क्या है ये निकालते हैं, अभी हमने निकालना है, लेकिन फार्मूला आप याद रख लें, SST माइनस SSE इज इक्वल टू SSR। इस पॉइंट को यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन की फॉर्म में मैं समझाऊं, A प्लस BX प्लस E, ये इक्वेशन बनती है हमारे पास। इसको हम कहते हैं, इसकी वेरिएशंस को हम कहते हैं SST, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल वेरिएशन। और ये जो दो पार्ट्स हैं इसको हम कहते हैं SSR और इसको हम कहते हैं SSE। तो जो टोटल वेरिएशंस हैं ये किस वजह से है, टोटल वेरिएशन किस वजह से है, रिग्रेशन की वजह से है, और ये रिग्रेशन के बगैर। तो यही बात यहाँ पे सिखाई गई है। तो इसकी वेरिएशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास x ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ये टिप अमाउंट y वैल्यूज, ये हमारे पास कलेक्टेड डाटा है, ये इक्वेशन है जो हमने फिट की है। इसमें से हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं कि लाइन हमें क्या बताती है कि उसकी जो वैल्यू की प्रेडिक्शंस हैं या एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए। तो वो निकालने का क्या तरीका है, y हैट ये वाली वैल्यूज, इसमें x की वैल्यू यहाँ से ये वाली पुट की और माइनस 108 को यहाँ पर x की जगह पुट किया माइनस ये कंप्लीट इक्वेशन। इसी तरह x की तमाम वैल्यूज इस इक्वेशन में जहां जहां x था वहां पे हमने पुट कर दी। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और इस तरह ये बाकी वैल्यूज को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब आप देखें ये वाला जो अमाउंट है टिप अमाउंट, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड है, एक्चुअल टिप है, और ये हमारे पास एस्टिमेटेड है। दूसरी बात ये नोट करें कि इन वैल्यूज में और इन वैल्यूज में डिफरेंस है। डिफरेंस नजर आ रहा है ना आपको, एग्जैक्ट वैसी नहीं है, उसके क्लोज हो सकती है लेकिन डिफरेंस है। तो ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज है। इनको ग्राफ पे ड्रा करके देख लेते हैं। ये वही ग्राफ है जो हमने पीछे यूज किया, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ये जो स्क्वायर बॉक्स हैं ये हमारी वो लाइन है जो हमने देखी थी कि जो फिटेड लाइन है उसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये बनती है। और ये पिंक पॉइंट के हैं, ये जो टिप अमाउंट हमने ऑब्जर्व की है उसकी अगर एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली जाए तो वो कौन सी बनती है, ये वाली, यहां पर ये वाली। और इस एस्टिमेटेड के अगेंस्ट जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो ये वाली बनती है। इस तरह ये बाकी वैल्यूज भी, इसमें हमारे